गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं सारे बच्चे? ऑल गुड? हाँ जी सर। तो बच्चे, आपके पास स्क्रीन में आपको दिख रहा है कि मैं आज आपके साथ क्या डिस्कस करने वाला हूँ, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, जो कि है हमारी क्लास 3। क्लास 1 और क्लास 2 ऑलरेडी बच्चे यूट्यूब पे डल चुकी है, ठीक है। और अब क्लास 3 के बाद क्या सर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा? हाँ बेटे हाँ, बस 1 घंटे के अंदर ये चैप्टर खत्म है, कुछ ज़्यादा कहानी बची नहीं है। तो आइए एक बार डिस्कस करते हैं। आई होप आपने क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 देख ली है, ठीक है। तो मैं आपके साथ सीधा क्लास नंबर 3 का नया कंटेंट डिस्कस कर रहा हूँ। सर आज हम क्या करेंगे बेटा, एक सेक्शन करेंगे 80C, फिर करेंगे 80CCC, फिर आप जाओगे CCD 80 CCD। बेटा ये CCD नहीं है, ये सेक्शन है। भावनाओं पे कंट्रोल पाइए अपनी। 80 CCD, और अगर इसमें सही मायने में बात बोलूं, 80 CCD 1 करोगे, 80 CCD 1B करोगे, 80 CCD 2 करोगे। ओ माय गॉड। और एक और सेक्शन इसका जो एक साथ चलेगा वो चलेगा 80 CCE। सर ये क्या होता है बेटा, देखेंगे ना, ठीक है। उसके बाद मेरे को आपके साथ एक करवाना है 80G, और उसके बाद 80QQB एंड 80RRB। तो इस तरीके से हमारा बंडल बना हुआ है बेटा आज का। अब आप मेरी बात समझना। मैं आपको कुछ पहले फॉर्मूलाज लिखवा रहा हूँ, और सबसे पहले मैं आपके साथ क्या डिस्कस कर रहा हूँ, ये वाला लॉट डिस्कस करूंगा पहले मैं आपके साथ, ये वाला सारा, ठीक है। अब समझना, ठीक है। तो ये हटा रहा हूँ मैं 80G, और ये ऊपर वाले सेक्शन ही डिस्कस करना है हमने। ये होते क्या है बेटा, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन याद करो मैं आपको कुछ कहता था कि सर 80C जो है ना, वो मैक्सिमम कितना हो सकता था सर? 1,50,000। 80C जो है वो मैक्सिमम 1,50,000 था। लेकिन बेटे पूरी कहानी समझना आप, 80C प्लस 80CCC प्लस 80 CCD 1, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1,50,000। मान लो 80C में आपने इन्वेस्ट करा 80,000। सर कहाँ करा बेटे, आपको नहीं आपको भी नहीं पता, आई एम सॉरी, आपको भी नहीं पता 80C में क्या क्या चीज़ें हैं। आप ये मान के चल लो, आपने LIC करवाई तो प्रीमियम दिया 80,000, यहाँ पे आपने 40,000 करा, यहाँ पर आपने 60,000 करा, तो मुझे आप बताएंगे टोटल कितना हुआ? 80 प्लस 40 180। क्या आपको 1,80,000 की डिडक्शन मिल जाएगी? नहीं बेटे नहीं, मैक्सिमम डिडक्शन 1,50,000। सर किसकी दे? जिसकी आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बस ये तीनों मिलाकर 1,50,000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। सर 80 और 60 इसकी पूरी दे दे और 10 इसकी दे दे, क्या फ़र्क पड़ता है बेटा? कोई भी दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जो बात है, ये कौन सा सेक्शन बोलता है? ये बोलता है सेक्शन 80 CCE, जो कि कहता है एज पर 80 CCE 80C प्लस CCC प्लस CCD 1 कैन नॉट एक्सीड 1,50,000। क्लियर है बच्चे? हाँ सर। इसका मतलब मैंने आपको इसकी लिमिट बता दी मैक्सिमम, इसकी बता दी और इसकी बता दी, तीनों मिला के 1,50,000। मतलब सर ये वाली ओवर एंड अबव 1,50,000 होएगी। हाँ बेटे हाँ, आप सिर्फ इतना समझो, इसके ऊपर बहुत डिटेल्ड बात करना है। ये जो है आप इसको कह सकते हैं दैट दिस इज ओवर एंड अबव 1,50,000। आप 1B और 2 में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो वो 1,50,000 के अंदर नहीं आता। मुझे बताइए, क्लियर है?
ठीक है सर, थोड़ा सा इक्वेशन तो याद तो करवा दिया सर आपने, अब आप समझा भी दो सर 80C में क्या है और क्या सब है। अब हम वो स्टार्ट करते हैं बेटा। आइए सर, मैं ICAI का मॉड्यूल रेफर कर रहा हूं। हाँ जी बच्चे, आइए। तो सर 80C के अंदर क्या कहानी है बता रहा हूं ना बेटा, अब आप समझना। जैसा कि मैंने आपको बोला हुआ है कि 80C बहुत ज़्यादा कॉमन सेक्शन है बेटा। हर इंसान को आप अपने घर में पूछेंगे ना कि क्या आप सेक्शन 80C जानते हो, उनको कहीं ना कहीं हो सकता है आइडिया होगा। क्यों आइडिया है? क्योंकि गवर्नमेंट कहती है एक इंसान को, ए भाई तुम ऐसा करो, डिपॉजिट करो, कहाँ पर, LIC में कुछ पैसा डिपॉजिट करने का मतलब प्रीमियम के नाम से कुछ डिपॉजिट करो। तो क्या होगा, तुमको 80C का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि तुम्हारी GTI में से जितना भी डिपॉजिट करोगे वो माइनस हो जाएगा। ए भाई तुम ऐसा करो, SPF में डालो, जितने बच्चों का सैलरी हो गया वो समझ पा रहे होंगे SPF, अभी मैं रीड करवाऊंगा आपको, मैं आपको सिर्फ अभी बेसिक इंटेंशन दे रहा हूँ। ऐसा करो, तुम ट्यूशन फीस पे करो, अगर तुम पे करोगे तुम्हें 80C में बेनिफिट मिलेगा। ऐसा करो, तुम FD कराओ 5 साल की, अगर तुम FD कराते हो, मान लो इसने 1 लाख रुपए की FD कराई, तो इसको 80C में कितना बेनिफिट मिल जाएगा, 1 लाख रुपए का। तुम NSC में इन्वेस्ट करो। सर ये क्या होता है बेटा, मैं आपको अभी एक एक बात डिटेल में बताऊंगा। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, मान लो इसने 10,000 इसमें डाले, 50,000 इसमें डाले, 70,000 इसमें डाले, 1 लाख इसमें डाले, 10,000 इसमें डाले, तो सर 1.5 लाख रुपए अलग अलग है क्या? हर एक जगह का 1.5 लाख है? नहीं बेटे नहीं, ये सारे 80C में आते हैं। अगर आप जितनी भी पेमेंट कर दो, आपने 2.5 लाख कर दी, लेकिन मैक्सिमम कितनी मिलेगी आपको, 1,50,000। और अब हमने देखना है कि सर जल्दी जल्दी बता दो कि 80C का बेनिफिट लेने के लिए कहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ता है। और आपकी यादाश्त ताज़ा करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि भाई साहब, आप पहले 5 हेड का टोटल निकालते हो, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्स, और इन पांचों के टोटल को बोला जाता है GTI, जिसमें से आप 6 से माइनस करते हो, और आपको याद है 80C से TU। 80C मान लो आपने 1 लाख हुआ, तो यहाँ पर 1 लाख आ जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग ये देख रहे हैं सर। और अब सर आप फटाफट बता दो कि हमें कहाँ का इन्वेस्ट करना है। हम अपने घर में अपने पेरेंट्स को बोलेंगे कि हम आपको फायदा दिलवा सकते हैं, आपकी GTI में से आपको डिडक्शन दिलवा देंगे। आपके पापा पूछेंगे, अच्छा इतने समझदार हो गए हो बच्चों? हाँ। तो आप क्या बोलोगे, पापा पहले पर आपको जेब से पैसे निकालने पड़ेंगे। दोबारा से वही बात बोल रहा हूं, डिडक्शन कब मिलेगी, जेब से पैसा निकालो, सरकारी जो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं जो 80C में लिखी है वहां जमा तो करोगे, फ्री फंड की डिडक्शन मिलेगी क्या? नहीं सर नहीं, फ्री फंड में तो कुछ भी नहीं मिलता सर। हाँ जी साहब, आइए।
तो अब मैं आपके साथ वो लिस्ट डिस्कस करूँगा और उसके लिए मुझे इंटरनेट चाहिए, और इंटरनेट तो है अपन के पास। अब आइए सर आइए। ओहो, खत्म बेटे खत्म, चैप्टर खत्म होने वाला है बस। ये आ गया बेटा आपका डिडक्शन। देखो हेडिंग भी देख रहे हो आप, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट, जेब से पैसा निकालना पड़ेगा। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड एसेट 80C। और अगर मैं आपको बता दूं, ये पूरी की पूरी लिस्ट होगी, ठीक है। आइए, 80C प्रोवाइड्स फॉर अ डिडक्शन फ्रॉम GTI। सर हमें पता है कि जो डिडक्शन होती है वो GTI से मिलती है, ठीक है। स्पेसिफाइड मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, यू हैव टू इन्वेस्ट, द डिडक्शन इज अवेलेबल ओनली टू इंडिविजुअल HUF। इंपॉर्टेंट बात बेटा, सर 80C का बेनिफिट किस किस को मिलेगा? इंडिविजुअल और HUF। प्लीज बॉक्स में कर लीजिए। द मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन इज 1,50,000। सर आपने बोला था 80C, 80CCC, 80CCD1, इसका 1,50,000 होता है। आएगा ना बेटा, आएगा ना बेटे, नीचे आएगा ना बेटे? नहीं सर अभी दिखाओ, हमें आपकी बात का भरोसा नहीं है सर, हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है बेटे, भरोसा करना भी नहीं चाहिए। CCE, limit on deduction under 80C, 80CCC, CCD1. This section restrict the aggregate amount of deduction under 80C, CCC to 1,50,000. I hope आपको ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। इसके नीचे की बातें और मत पढ़नी, नहीं पढ़नी बेटा, अभी हानिकारक है, धीरे धीरे पहुंच जाएंगे वहां पे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है बेटा। आइए सर आइए आइए, तो सर हमने ये कर लिया। अब द फॉलोइंग आर द इन्वेस्टमेंट्स कॉन्ट्रीब्यूशंस एलिजिबल फॉर डिडक्शन। अब नीचे आपके पास लिस्ट आती जाएगी, ट्यूशन फीस, LIC, म्यूचुअल फंड्स, FD, सीनियर सिटीजन स्कीम, ऐसे करते करते लगभग 15 से 20 चीज़ें आएंगी। सर क्या वो हमें पढ़नी है? हाँ बेटे हाँ। सर क्या इसके ऊपर बहुत डिटेल क्वेश्चन आते हैं? नहीं बेटे, आपको मैं कुछ कीवर्ड्स बताऊंगा, वो ध्यान रखना बस, ठीक है। सबसे पहला देखिए, प्रीमियम पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस कराते हो, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस क्या होती है सर? एक इंसान, सबसे पहले मैं आपको लाइफ इंश्योरेंस बताता हूँ क्या होता है। अगर एक इंसान है सर, वो अकेला कमाता है घर में और उसके ऊपर डिपेंडेंट है, उसकी वाइफ है, 2 बच्चे हैं, तो मुझे बताइए क्या उस इंसान को डर होगा नहीं होगा ज़िंदगी में कि भाई अगर उस इंसान को कुछ हो गया तो उसकी वाइफ और बच्चों की स्कूल की फीस, सारा मेंटेनेंस का खर्चा कौन देगा? यस। तो इसलिए हर इंसान जो कि कमाता है, जिसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं घर में, तो वो अपनी इंश्योरेंस करा के रखता है कि भाई अगर मुझे कुछ हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे लगभग 1 करोड़ रुपए दे दे, जिससे मेरी वाइफ अपने बच्चों का भी ख्याल अच्छे से रख सके और अपना ख्याल भी अच्छे से रख सके। इसीलिए बोला जाता है LIC को जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के बाद भी आराम ही आराम। आपको टेंशन तो नहीं होगी ना सर? हाँ, तो बेसिकली अगर आप प्रीमियम पे करते हैं तो आपका 80C में स्वागत है।
प्रीमियम पेड बॉक्स में कर लेना बेटा, ऑन इंश्योरेंस और लाइफ ऑफ इंडिविजुअल। मान लो अगर मैं हूँ, तो अगर मैं अपनी इंश्योरेंस कराता हूँ तो क्या मुझे 80C मिलेगा? मिलेगा सर। अगर मैं अपनी मैडम के लिए कराता हूँ तो मिलेगा। मैंने अपनी इंश्योरेंस नहीं कराई, मैडम की इंश्योरेंस करवा दी, मिलेगा? मिलेगा। ऑन एनी चाइल्ड, चाहे माइनर हो चाहे मेजर। अगर मैं अपनी डॉटर की भी लाइफ इंश्योरेंस करवाऊँ तो क्या मुझे डिडक्शन मिलेगी? मिलेगी। इन केस ऑफ HUF, और अगर HUF है तो एनी मेंबर, HUF ने किसी मेंबर को कर सकता है। दिस विल इंक्लूड लाइफ पॉलिसी एंड एंडोमेंट पॉलिसी, हमें इसके अंदर नहीं जाना। आइए आगे बढ़ते हैं। एग्जेम्पशन ऑन रिसिप्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। सर ये क्या बोल रहे हैं बेटे? सपोज करो एक इंसान है, वो प्रीमियम पे करता है, प्रीमियम पे कर रहा 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 है। मेरे को ये बात आपको स्क्रीन पे दिखानी चाहिए, ताकि आपका थोड़ा सा दिमाग खुले थोड़ा सा। जब भी बेटा हाँ जी, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मान लो ये इंसान है मिस्टर ए और ये कंपनी है LIC। LIC कहती है मिस्टर ए ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, और ये मिस्टर ए के 6 बच्चे हैं बेटा, और मिस्टर ए के 6 बच्चे हैं, और मिस्टर ए को चिंता है कि भाई अभी तो मैं कमा रहा हूँ, बट अगर मिस्टर ए की डेथ हो जाए कोई भी दुर्घटनावश, तो भाई साहब ये 6 बच्चों को कौन संभालेगा? तो मिस्टर ए ने क्या करा, LIC में अपनी इंश्योरेंस करवा ली। और क्या पे करता था? प्रीमियम। प्रीमियम कितनी जाती थी सर एक साल की? 1 लाख रुपए पर एनम। LIC ने बोला था हर साल 1 रुपया देते रहो, अगर मिस्टर ए तुम्हें कुछ भी हुआ ना, टेंशन मत लो, 1 करोड़ रुपया देंगे तुम्हें। मिस्टर ए ने कहा कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल ये है, ये जो 1 लाख रुपए पर एनम दे रहा है, क्या इसकी 80C में डिडक्शन मिलेगी? हाँ बेटे हाँ। अब सपोज करो मिस्टर ए एक्सपायर हो जाता है, डेथ हो जाती है, ये 1 करोड़ मिला। अब सवाल ये है, क्या इसको इनकम मान लिया जाए? Any sum received under insurance policy including the sum allocated by way of bonus। कई बार बीच बीच में बोनस भी आ जाता है कि जी अभी तक मरे नहीं आप, लो थोड़ा बोनस ले लो। on such policy shall not be included in the total income of a person। इसका मतलब ये जो इनकम है एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट। और बेटा अब चलो मैं और डिटेल चला जाता हूं, छोड़ो सर। अगर मिस्टर एक्सपायर नहीं हुआ, अब मेरे को ना थोड़ी सी और डिटेल बात करनी पड़ेगी, पूरी पॉलिसी की पोल खोलनी पड़ेगी। पोल नहीं, डिटेल। सर LIC ने बोला था देखो जी तुम्हारी ज़िंदगी की जिम्मेवारी ले रहे हैं 20 साल तक, ठीक है, मरना तो एक दिन हर इंसान नहीं है, लेकिन आगे के 20 साल में अगर तुम्हारी डेथ होती है तो पैसा देंगे। मिस्टर ए ने कहा अगर मान लो 20 साल में मेरी डेथ नहीं होती तो उसने कहा टेंशन क्यों लेते हो? तो मिस्टर ने बोला अगर मेरी डेथ नहीं हुई तो मैंने तो तुम्हें 20 लाख दे दिए, 1 लाख करके 20 साल तक। LIC कहता है टेंशन क्यों लेते हो मेरे भाई, 30 लाख रुपए देंगे ना तुम्हें। तो मिस्टर बोला चलो ठीक ही है यार। तो अब जब ये पैसा मिला तो ये जो इनकम इसको मानी जा रही है, ये क्या मानी जा रही है? एग्जेम्प्ट। दोनों अलग अलग बात के पहलू हैं बेटे। जब आप डिपॉजिट कर रहे हो तो आपको डिडक्शन मिल रही है, अगर मिस्टर ए को कुछ नहीं हुआ तो जो भी पैसा मिलेगा वो एग्जेम्प्ट भी है सर। क्लियर है? हाँ सर। आइए, अब आपको ये टेबल दिख रहा है, ये इतना लंबा चौड़ा, इसके ऊपर अब मैंने आपसे कुछ बात करनी है। और अब मैं आपसे ये एग्जाम्पल छोड़ के कुछ बात करता हूँ पहले। सर क्या LIC के पास हमेशा लाइफ की इंश्योरेंस ही होती है? मतलब ऐसी नहीं होती कि चलो, हाँ मतलब लाइफ की इन द सेंस कि चलो मेजरली तो मुझे लाइफ का ही बोलना है, तो आपको पूरा एग्जांपल देता हूं मैं।
बेटा सपोज करो ये इंसान है मिस्टर ए और इसने अपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से एक LIC कराई और इसका प्रीमियम कितना जा रहा है 50,000। तो आपके दिमाग में आ गया होगा सर ये जो प्रीमियम में पे करेगा ये कहाँ पर है 80C। चाहे ये इंसान अपनी लाइफ इंश्योर कराए या अपने स्पाउस की लाइफ इंश्योर कराए या अपने चिल्ड्रन की लाइफ इंश्योर कराए। इसका क्या मतलब, यानी कि इसके मरने पे पैसा मिलेगा या फिर स्पाउस की डेथ के बाद या फिर बच्चे की डेथ के बाद, ठीक है। बट अगर ये LIC को पे करता है चाहे अपनी लाइफ, चाहे स्पाउस की लाइफ, चाहे बच्चे की लाइफ, तो इसको 80C में डिडक्शन मिल जाएगी। यस मिल जाएगी। सर आगे बताओ। सर LIC, और अभी आप मान लो बेटा इस इंसान की एज कितनी है 30 ईयर्स। सर LIC क्या कहती है कि अब ये पॉलिसी चलती रहेगी, आप 90 साल के हो जाएंगे तो भी चल रही है, प्रीमियम दे रहे हो? नहीं, LIC कहती है भाई साहब तुम्हारा 20 साल तक हम इंश्योरेंस उठा रहे, ठीक है। यानी कि हर साल 50,000 देते जाओ और अपनी इंश्योरेंस करते रहो। और अगर इन 20 साल में भाई साहब अगर आप एक्सपायर हो जाते हैं तो सम एश्योर्ड, मान लो देखो मैं फिगर, मैं आपको ना कॉन्सेप्ट बताने के लिए बता रहा हूँ, तो फिगर इतना कमर्शियली लिंक मत करना। मान लो कितना मिलेगा आपको 4 लाख रुपए, ठीक है। तो 4 लाख 20%, ठीक है, ठीक है, हाँ जी। तो इस इंसान ने LIC कराई जो कि है कि जी 5-5 लाख रुपए दूंगा, और यार ये ना लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए मुझे, 50,000 है ना, 6 साल। इसने बोला मुझे 6 साल तक की ही इंश्योरेंस चाहिए, मतलब मैं तुम्हें 50,000 करके 6 साल ही दूंगा, और अगर इस 6 साल के दौरान अगर इस इंसान की डेथ हो गई तो तुमने कितना देना है, सम एश्योर्ड कितना है 4 लाख। तो LIC अगर डेथ होती है तो कितना सम एश्योर्ड है 4 लाख। क्लियर है? अब समझना सर, आपको मैक्सिमम डिडक्शन जो LIC के प्रीमियम की है आपको पता है वो कितनी मिल सकती है? मैं एकदम बिगिनिंग से बात कर रहा हूं, इसमें बड़े चेंजेस आए। 20% ऑफ सम एश्योर्ड, तो सम एश्योर्ड है 4 लाख, उसका 20% हुआ 80,000। लेकिन सर मैंने कितना पे करा 50,000, तो मुझे डिडक्शन कितनी मिल जाएगी 50,000। ये हो गया मैक्सिमम, ये जो मैंने पे करा है, और ये हो गया हाँ जी, यहाँ तक समझ आया? यस। इसके बाद अब समझना बेटा, ये लिमिट ना अब रिवाइज हो गई है। अभी अगर मैं लेटेस्ट बात करूं तो ये हो गई है 10% ऑफ सम एश्योर्ड, यानी कि अगर सम एश्योर्ड 4 लाख है तो उसका 10% हुआ 40,000। आपने पे कितना करा 50,000। मुझे बता दीजिए, जेब से तो आपने 50,000 निकाले, बट क्या आपको 80C में इस 50,000 की डिडक्शन मिल जाएगी? नहीं बेटे नहीं, क्योंकि आप ये कह सकते हैं दिस और दिस विच एवर इज लोअर, दिस और दिस विच एवर इज लोअर, दिस और दिस विच एवर इज लोअर। इस लिमिट से ऊपर आप नहीं जा सकते सर। आपको समझ आया?
आपका ये जो प्रीमियम है 50,000, आपको सीधी डिडक्शन नहीं मिलेगी। आपको देखना पड़ेगा कि कहीं ये प्रीमियम 10% ऑफ सम एश्योर्ड से ऊपर तो नहीं चला गया, और अगर जितना भी ऊपर गया उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी सर। क्लियर है? आइए, आपके लिए एक टेबल बनाया था मैंने। आइए, ये जो 20% और 10% का खेल खेल रहा हूँ ना मैं आपके साथ, ये पूरा का पूरा पॉलिसी इशूड, यानी कि आपने पॉलिसी कब ली, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे सर। क्या लिखा हुआ है? बिफोर 1/4/2003, यानी कि आपकी जो पॉलिसी है वो काफी पुरानी है सर। मतलब जब आपने पॉलिसी ली 1/4/2003, बिफोर, फिर ये क्या है? ऑन और आफ्टर 1/4/2003 बट बिफोर 1/4/2012, यानी कि ये तो हो गई 1/4/2003 से पहले, ये हो गई 1/4/2003 से लेके आप कह सकते हो बिफोर 1/4/2012 मीन्स 31 मार्च 2012 तक, देन 1/4/2012 से लेके 1/4/2013 से बिफोर। क्लियर है? एंड दिस ऑन और आफ्टर 1/4/2013। तो मेजरली अगर आप देखोगे, आज अगर कोई पॉलिसी लेता है, अगर आज मैं कोई पॉलिसी लेता हूं तो मैं कौन सी कैटेगरी में आ रहा हूं? इसमें आ रहा हूं, इसमें आ रहा हूं, इसमें। सर आज के टाइम पे तो लेटेस्ट तो ये है ना सर, ऑन और आफ्टर 1/4/2013। आपको एग्जाम में ये ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ये टेबल याद करना पड़ेगा कि आपकी पॉलिसी कब इशू हुई है। ठीक है सर? जैसे कि अगर आपकी पॉलिसी 1/4/2003 से पहले थी, मान लो कि मैंने पॉलिसी कब ली, इसका मतलब मान लो मैंने पॉलिसी ली जी 1/5/99 को, पॉलिसी मैंने ले ली थी LIC से। तो भाई साहब मेरे लिए लिमिट कितनी है? मतलब मैं जो भी प्रीमियम दूंगा, जैसे मैंने आपको बताया मैक्सिमम कितना जा सकता है, तो मैक्सिमम कितना जा सकता है? 20% ऑफ सम एश्योर्ड, 20% ऑफ सम एश्योर्ड। ठीक है? अगर है ऑन और आफ्टर 1/4/2003 बट बिफोर 1/4/2012, यानी कि मान के चल लो 1/11/2010, मिड में है ना सर ये। तो इसमें कितना है? मैक्सिमम 20% ऑफ सम एश्योर्ड। सर ये तो दोनों सेम ही बात बोल रहे हैं सर, 20%, 20%। बेटा कुछ जो डिफरेंस आएगा वो आप रियलाइज कर लोगे। देन 1/4/2012 से 13, ये चेंज आ गया बेटा। कितना मैक्सिमम है? 10% ऑफ सम एश्योर्ड। नाउ इट इज 10% ऑफ सम एश्योर्ड 1/4/2012। ठीक है, अप टू 1/4/2013। सर 1/4/2013 के बाद बेटा कुछ कैटेगरी बन गई, या तो जो इंसान पेमेंट कर रहा है वो डिसेबल्ड है या फिर नॉट डिसेबल्ड है। अगर वो डिसेबल्ड है तो भाई साहब 15% ऑफ सम एश्योर्ड है, और अगर नॉट डिसेबल्ड है तो 10% ऑफ सम एश्योर्ड है। यानी कि सीधी सी बात है, आज के टाइम पे अगर डिसेबल्ड इंश्योरेंस कराता है तो उसके लिए 15% ऑफ सम एश्योर्ड तक डिडक्शन जा सकती है, और अगर वो डिसेबल्ड नहीं है तो कितनी है? 10%। कुल मिलाकर अगर मैं आपको पहले बोलूं कि सर पहले क्या होता था, पहले मोटा मोटी बेटा 20% तक अलाउड होता था, फिर ये हुआ 10%। ठीक है? और जो डिसेबल्ड नहीं है उनके लिए अभी भी 10% है, और जो डिसेबल्ड है उनके लिए अब क्या हो गया? 15% हो गया उनके लिए। आप ये कह सकते हैं कि ये लेटेस्ट कहानी है ये। आज के टाइम पे भाई साहब डिसेबल्ड लेगा तो 15%, नॉन डिसेबल्ड तो। और इससे पहले आप ये लगा लो 2012 से पहले 20%, आफ्टर 2012 10%। क्लियर है? सर ये नीचे आपने कुछ लिखा हुआ ये क्या है? बेटा मैं आपको ये चीज़ समझा चुका था कि जब जो पैसा आता है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है ना? तो यही लिखा है। कल को जब इस इंश्योरेंस से मान लो अगर कुछ भी नहीं हुआ, मान लो जिसने भी इंश्योरेंस कराई 5 साल की ली थी, 10 साल की ली थी,
तो जो भी इनकम है क्या वो एग्जेम्प्ट है? हाँ बेटा एग्जेम्प्ट है। सर क्या कुछ कंडीशन? नॉट एप्लीकेबल, कोई कंडीशन नहीं है। ये वाले में, ये वाले में एग्जेम्प्ट, ये वाले में भी एग्जेम्प्ट, ये वाले में भी एग्जेम्प्ट, ये वाले में भी एग्जेम्प्ट, बट इनमें कंडीशन है बेटा। कुल मिला के LIC से जो भी पैसा आता है वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन एक कंडीशन है कि आपने जो भी प्रीमियम पे करा है, जब आपकी पॉलिसी चल रही थी, प्रीमियम जो भी पे करा है 20% से ऊपर नहीं होना चाहिए। सर क्यों भाई? ऊपर ये 20 था ना, यही कंडीशन लगा दी। यहाँ पे कितना है? 10%। तो आपने जो भी प्रीमियम पे करा है वो 10% से ऊपर नहीं होना चाहिए। आपने जो भी प्रीमियम पे करा है डिसेबल्ड के केस में 15% से ऊपर नहीं होना चाहिए। आपने जो भी पे करा है वो 10% से नहीं होना चाहिए। क्लियर है? आई होप मैंने काफ़ी डिटेल में आपको ये बता दिया, एंड इसके अंदर ज़्यादा कुछ ऐसा खेल नहीं है। आपको जब ये समझ जाओगे तो उसके बाद आप गिरीश्वर सर की बुक से भी यही बात पढ़ सकते हैं, या आप ये यहीं से पढ़ सकते हैं। ये एग्जेम्पशन की बात लिखी हुई है, ये डिडक्शन की बात लिखी हुई है। पहले मैं सजेस्ट करूँगा डिडक्शन पढ़ लेना, कितनी कितनी डिडक्शन मिल रही है। सम एश्योर्ड और ये आपको नॉर्मल रीड करना है, कुछ नहीं करना इसका। आइए सर, इसके बाद सर ये आप पढ़ लोगे सारी बातें ABC। ये वाला पॉइंट पढ़ के ना आप थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालना, 80DD से रिलेट करना है इसको, और अगर डाउट आए तो मेरे से डिस्कस करना, क्योंकि 80DD से रिलेटेड है ये वाली। बता चुका मैं आपको ये। एग्जेम्पशन इज नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सम रिसीव्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। सर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है बेटा? अगर मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी है, मेरी बहुत बड़ी कंपनी में मार्केटिंग के डायरेक्टर्स होंगे बेटा, और मार्केटिंग के डायरेक्टर्स का बहुत सारा रिलेशन होता है बेटा बाहर की कंपनी से, क्योंकि वही तो सारा का सारा बिजनेस लेकर आ रहे हैं। तो अगर सपोज करो वो इंसान जॉब छोड़ दे, किसी और कंपनी में चला जाए, तो क्या करेगा? उसके थ्रू जो भी बिजनेस आ रहा था वो मेरे पास आना बंद हो जाएगा, वो जिस कंपनी में ज्वाइन करा वहाँ चला जाएगा। तो भाई साहब मेरी कंपनी को नुकसान होगा नहीं होगा? हाँ। तो इसलिए मैं अपनी इंश्योरेंस करा के रखता हूँ कि अगर मेरा कोई भी डायरेक्टर छोड़ के जाएगा, नॉट नेसेसरली डायरेक्टर, जिनका भी मुझे लग रहा है कि पर्सन है मेरी कंपनी के लिए, कि अगर ये जाएंगे तो मेरे को नुकसान होगा, तो मैं इंश्योरेंस कंपनी बोलता हूँ देखो जी अगर ये छोड़ के गए तो आप मुझे कुछ पैसा देना। इंश्योरेंस कंपनी कहती है अच्छा हम तुम्हें पैसा देंगे तो तुम पहले प्रीमियम भी तो दो, तो मैं उसको प्रीमियम भी दूंगा। ठीक है। अब बात यहाँ पे क्या हो रही है? प्रीमियम मैं पे कर रहा हूँ उसकी बात नहीं हो रही, अभी मेरे को जो पैसा मिल रहा है उसकी बात हो रही है। एग्जेम्पशन इज नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सम रिसीव्ड अंडर कीमैन लाइफ इंश्योरेंस, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। यानी कि मुझे जो भी कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से पैसा मिलेगा वो एग्जाम नहीं है, वो टैक्सेबल है। बताइए क्लियर है? सर इसके इमीडिएटली बाद आपको क्या करना होगा? ये कंप्यूट द एलिजिबल डिडक्शन ATC फॉर असेसमेंट ईयर 2021 इन रिस्पेक्ट ऑफ, चलो ये मैं करवा ही देता हूँ। करवा दूं या कर लोगे? चलो मैं करवा देता हूँ। आइए, कंप्यूट द एलिजिबल डिडक्शन अंडर ATC। आपको ATC के अंदर डिडक्शन निकालनी है असेसमेंट ईयर 2021 यानी कि प्रीवियस ईयर 19-20 इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय मिस्टर गणेश। प्रीमियम किसने पे करा है? गणेश भाई ने, ड्यूरिंग द प्रीवियस 19-20। द डिटेल्स ऑफ विच आर एज बिलो। डेट ऑफ इशू ऑफ पॉलिसी 30/3/2012। बेटा याद करो 30/3/2012। अपने लिए पॉलिसी ली है
सम एश्योर्ड 5 लाख, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। ठीक है, आइए पहला पॉइंट ही देखेंगे। पहला पॉइंट आपको समझ आ गया तो समझो कहानी खत्म। डेट ऑफ इशू 30/3/2012, पर्सन इंश्योर्ड सेल्फ, सम एश्योर्ड, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग 51, डिडक्शन 51, रिस्ट्रिक्टेड टू परसेंटेज कितना परसेंट, 20%। सर 20% था क्या? आओ बेटा देख लो। तीस 3/2012 था ना? क्या मैं कह सकता हूँ 1/4/2012 ये इधर आ रहा है बिफोर, मैक्सिमम कितना था 20%, तो इसलिए यहाँ पे 20%। दूसरी पॉलिसी क्या है बेटा 1/5/2015, मुझे बता दीजिए 1/5/2015 किधर आ रहा है? सर वो तो 13 के बाद है, तो या तो डिसेबल्ड होगा नॉन डिसेबल्ड होगा, नॉन डिसेबल्ड में 10% है। तो अगर आप देखोगे स्पाउस के लिए और कुछ हैंडीकैप का कुछ नहीं लिखा, सम एश्योर्ड कितना है 150, पे कितना करा 20,000, बट सर मैक्सिमम तो 10% होना चाहिए, दैट इज 15,000, तो डिडक्शन कितने मिलेगी 15, जमा 20 करा है बेटा, लेकिन आप 15,000 से ऊपर नहीं जा सकते। क्लियर है? हाँ जी सर। इसके बाद हैंडीकैप के लिए, हैंडीकैप सन 1/6/2017 कितना परसेंट है 15, तो आप देख लो ना 4 लाख का 15% 60,000, लेकिन पे कितना करे 80,000, तो 60,000 मिल जाएगी ना। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। आइए बेटे आइए, LIC की सारी बातें खत्म। अब मेरी बात समझना। प्रीमियम पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर डेफर्ड एन्युटी, प्रीमियम पेड टू इफेक्ट एंड कीप इन फोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ डेफर्ड एन्युटी। सर ये डेफर्ड एन्युटी क्या होता है बेटा? ये होता है कि मान लो मैं आज एक कुछ पैसा दे रहा हूं, मैं अगले 5 साल तक LIC को कुछ पैसा दूंगा, लाख रुपए लाख रुपए लाख रुपए लाख रुपए लाख रुपए, फिर LIC क्या करेगी, मुझे हर महीना 10-10 हजार रुपए देगी। मतलब ये डेफर्ड एन्युटी, आपको इसके अंदर जो पॉलिसी की डिटेल है उसके अंदर नहीं जाना, वो तो एक प्रोडक्ट होता है, कल को आप लाइफ में जाओगे तो होगा। लेकिन सिंपल सी बात क्या है, अगर आप डेफर्ड एन्युटी प्लान लेते हो तो आपने जो भी प्रीमियम पे करवा उसकी आपको डिडक्शन मिल जाती है। तो कीवर्ड क्या है? प्रीमियम पेड। किस लिए? फॉर अ डेफर्ड एन्युटी ऑन द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल, हिज और स्पाउस और चाइल्ड। ठीक है, ये कुछ नहीं है, डिस्पेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ इतना ही बस। आपको डेफर्ड एन्युटी अगर लिखा हुआ आ जाए तो 80C में है बस, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे। नहीं ये भी ऐसा कुछ नहीं है। एनी सम डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी पेबल ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर सिक्योरिंग अ डेफर्ड एन्युटी, तो ये भी आपके लिए कीवर्ड क्या है बेटा? डेफर्ड एन्युटी। क्लियर है? चलिए, और इसमें बस एक लाइन, 1/5 ऑफ द सैलरी इज टू बी इग्नोर्ड, मतलब मैक्सिमम डिडक्शन कितनी चली जाएगी आपकी? 1/5 तक, उससे ऊपर जितनी भी है फर्दर उसकी डिडक्शन नहीं जाएगी। क्लियर है? सर क्या ये कुछ इस पे खास ध्यान देना है? नहीं देना बेटा, सिर्फ आप डेफर्ड एन्युटी बॉक्स में कर लेना बस, कुछ नहीं है। याद करो बेटे, सैलरी कराया था आपको, SPF के अंदर टेबल याद करो बेटा, प्रोविडेंट फंड वाला मैंने एक परक्विजिट कराया था आपको, कुछ लोग उसे परक्विजिट कहते हैं, कोई रिटायरमेंट बेनिफिट कहते हैं। प्रोविडेंट फंड के अंदर सबसे पहले SPF कराया था, SPF में लिखवाया था कि जो भी कंट्रीब्यूशन होगा किसका? एम्प्लॉई का, एम्प्लॉई SPF का, उसकी डिडक्शन 80C में मिलेगी। फिर याद करो RPF में भी यही बात लिखी थी, चेक करो अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा तो सैलरी के नोट्स। देन PPF तो आपको पता ही है सर, PPF चौथा कॉलम बनवाया था, बोला था 80C में होता है। क्लियर है? हाँ जी, contribution to any provident fund to which provident fund act applies and RPF qualifies for deduction under 80C। मुझे बताइए क्लियर है? और कुछ आपको बस आप यहाँ पे ये लिख लेना ब्रैकेट में, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन, ये बात लिखी होनी चाहिए थी यहाँ पे। ये जो कंट्रीब्यूशन है ये किसका शेयर है? एम्प्लॉई का, एम्प्लॉई। क्लियर है? सर
अब एक एक क्वेश्चन बता दो आपको कंफर्ट के लिए बेटा, मैं क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ। एन इंडिविजुअल एसएससी, एक इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है, फॉलोइंग डिपॉजिट, कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ 1,50,000, क्या 1,50,000 की मिल जाएगी? मिल जाएगी। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन लाइफ ऑफ स्पाउस, और पॉलिसी कब लिया? 2015, यानी कि सर 10% हुआ, तो 2 लाख का 10% 20,000, पर इसने 25 तो 20,000 होना चाहिए, तो टोटल कितना हो गया? 170, लेकिन मैक्सिमम कितना मिलेगा? 150। आई होप आपको क्लियर है। अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, सर सैलरी के अंदर अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड भी होता था, ठीक है, उसके अंदर अगर आप कुछ भी कंट्रीब्यूट करते हैं, किसका कंट्रीब्यूशन सर? उसमें तो एम्प्लॉय भी करता था और एम्प्लॉयर भी करता था। बेटे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं, एम्प्लॉय, ऊपर भी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की बात थी। अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है तो वो 80C में आ जाता है। देन सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ये बेटा गर्ल चाइल्ड के लिए होता है। गर्ल चाइल्ड, अगर आप अपनी डॉटर के लिए एक अकाउंट खोला है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, उसमें आप जो भी पैसा डालेंगे वो 80C में मिल जाता है सर। क्लियर है? इन द नेम ऑफ एनी गर्ल चाइल्ड ऑफ इंडिविजुअल फॉर होम इंडिविजुअल इज अ लीगल गार्जियन वुड बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने भी अपनी डॉटर के नाम पर, इनाया के नाम पर सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोला हुआ है। मान लो अगर मैंने प्रीवियस ईयर की बात करता हूँ, अभी 19-20 जो खत्म हो गया, 1/4/19 से 31/3/20, मैंने मान लो उसमें 2 लाख रुपए डाले सुकन्या समृद्धि अकाउंट में, 2 लाख रुपए डाले, तो क्या मुझे 2 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी? सर 2 लाख आप लिखोगे तो सही, बट मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख, क्योंकि 80C में आ रहा है सर, 1.5 से ऊपर आप नहीं जा सकते। अगर मैंने 50,000 डाले होते तो कितनी डिडक्शन मिलती? 50,000। अगर मैंने 2 लाख डाले तो 1.5 लाख। क्लियर है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8, बेटे आपको इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना क्या है ये। अगर आपको एग्जाम में लिखा हुआ आ गया नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8, तो भाई साहब 80C की बात हो रही है। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, अगर यूलिप लिखा आ गया, ब्रैकेट में शॉर्ट में भी कई बार लिखा आ जाता है ULIP, यूलिप, तो भी आ जाएगा। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कीवर्ड है यूलिप। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान ऑफ LIC म्यूचुअल फंड, ठीक है, अगर ये आ गया तो 80C। अप्रूव्ड एन्युटी प्लान ऑफ LIC, क्या लिखा है ये? अप्रूव्ड एन्युटी प्लान ऑफ LIC, न्यू जीवन धारा, जीवन अक्षय, अगर ये नाम आ गए, जीवन धारा 1, जीवन अक्षय, हालांकि इतने डिटेल में आता नहीं है, आपको सिर्फ एन्युटी प्लान ऑफ LIC ध्यान रखना है। नोटिफाइड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स और UTI, नोटिफाइड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड और UTI, ये सिर्फ आपको वर्ड याद रखने हैं बेटा। नोटिफाइड पेंशन फंड, बॉक्स में कर लीजिए, नोटिफाइड पेंशन फंड सेटअप बाय म्यूचुअल फंड और UTI, कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड पेंशन फंड सेटअप बाय म्यूचुअल फंड और UTI, ये सब कुछ नहीं करना आपको। कंट्रीब्यूशन टू नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक में अगर आप टर्म डिपॉजिट, ये स्कीम है नेशनल हाउसिंग बैंक की, टैक्स सेविंग टर्म डिपॉजिट स्कीम, अगर आप इसमें जमा करते हैं तो आप 80C के लिए आपका स्वागत है। नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम, सरकार ने कुछ नोटिफाई करा है, सर डिपॉजिट स्कीम, पब्लिक सेक्टर कंपनी विच इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर कंस्ट्रक्शन। अगर आप सब्सक्राइब करते हो, डिपॉजिट करते हो स्कीम में, किसकी? पब्लिक सेक्टर कंपनी विच इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ हाउस इन इंडिया फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। तो रीड कर लोगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा 15 पॉइंट। बॉक्स में कर लीजिए पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस, सर ये ट्यूशन फीस कौन सी है सर? जो हम क्लासेस लेते हैं उसकी ट्यूशन पे करते हैं? नहीं बेटे नहीं, ध्यान से पढ़ो। टू एनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल और एनी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसमें आपके प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स नहीं आते बेटा। विद इन इंडिया, इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंडिया के अंदर किसी स्कूल कॉलेज, बाहर के आपके बच्चे पढ़ रहे हैं बाहर, वहां पे ट्यूशन फीस दे रहे हो, डिडक्शन मिलेगी? नहीं मिलेगी। ट्यूशन फीस होनी चाहिए
यूनिवर्सिटी कॉलेजेस बड़े बड़े संस्थाओं को दियो आपने विद इन इंडिया, और फुल टाइम एजुकेशन होनी चाहिए सर। एंड मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। सर मेरे 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों की ट्यूशन फीस जा रही है सर, 5 बच्चे स्कूल में हैं, 5 बच्चों की ट्यूशन फीस जा रही है, क्या मिल जाएगी सर? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। 2 बच्चों की मिलेगी सर। कौन से 2 बच्चे? पहले 2 नहीं, जहां आपको बेनिफिट लग रहा हो, जिसकी ट्यूशन फीस 2 की ज्यादा हो, वो ले लो साहब। आइए इसके ऊपर एक डिस्कशन बनती है। सर एक इंसान है, उसके 3 बच्चे हैं, ट्यूशन फीस यहाँ पे 1000 दी हुई है, यहाँ पे 5000 दी हुई है, यहाँ पे 6000 दी हुई है। क्या इस इंसान को ट्यूशन फीस की डिडक्शन 80C में मिलेगी? मिलेगी, लेकिन मैक्सिमम 2 बच्चे। कौन से 2 बच्चे लूँ बेटा बताइए? ये और ये लूँगा सर, ये लेना तो बेवकूफ़ी हो जाएगी ना। तो टोटल 11,000 रुपये की आपको ट्यूशन फीस मिल जाएगी। कंडीशन ये है भाई साहब इंडिया में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन फुल टाइम एजुकेशन। फुल टाइम एजुकेशन, बताइए क्लियर है? आइए चलिए अब एक इंपॉर्टेंट बात करता हूं आपसे। आपको पता है जब आप घर बनाने के लिए लोन लेते थे, मैं थोड़ा सा हाउस प्रॉपर्टी से रिलेट कर रहा हूँ। सर मैं घर बना रहा हूँ, मैं लोन लिया, मैंने लोन के ऊपर सर इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट की डिडक्शन कहाँ मिल गई थी सर मुझे? हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ही। ठीक है, लेट आउट होती है तो कोई लिमिट नहीं, सेल्फ ऑक्यूपाइड होती है तो 2,30,000, वो बढ़िया सर इंटरेस्ट की। अगर उसके ऊपर कुछ होता है तो याद करो 80EE कराया था डिडक्शन के चैप्टर में ही, जिसमें मैक्सिमम 50,000 तक की और डिडक्शन मिल रही थी। हाँ सर बिल्कुल सर। और एक नया सेक्शन और आ गया था जिसमें 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिल रही थी। हाँ सर कराया था सर। सर लेकिन इंटरेस्ट की तो बड़ा ख्याल रखा सरकार ने, प्रिंसिपल का सरकार ने ध्यान रखा है। 80C में सरकार कहती है अगर तुम प्रिंसिपल रीपेमेंट करते हो तो जितना भी प्रिंसिपल रीपेमेंट कर रहे हो वो 80C के अंदर आ जाएगा। मतलब अगर मैंने 6 लाख रुपए का प्रिंसिपल रीपेमेंट करी है, 6 लाख रुपए का प्रिंसिपल, हर महीना 50,000 प्रिंसिपल रीपेमेंट होती है मेरी, टोटल हो गया 6 लाख। क्या 80C में मिल जाएगा? मिल जाएगा। कितना मिलेगा भाई? 6 लाख तो मिलेगा नहीं, मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1.5 लाख। एनी पेमेंट मेड टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ परचेज, यानी कि प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, द इनकम फ्रॉम सच हाउस प्रॉपर्टी शुड बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर हाउस प्रॉपर्टी वुड हैव बीन चार्ज टू टैक्स हैड इट नॉट बीन यूज्ड बाय द एसएससी फॉर ओन रेजिडेंस। यानी कि चाहे वो लेट आउट की कैटेगरी में हो, चाहे मेरा घर मैंने किराए पे चढ़ाया हुआ, चाहे जैसे भी है, बट अगर मैं प्रिंसिपल रीपेमेंट कर रहा हूँ तो मुझे 80C में डिडक्शन मिल जाएगी। एनी इंस्टॉलमेंट और पार्ट पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू अंडर दी सेल्फ फाइनेंसिंग डेवलपमेंट, ये सब आप पढ़ सकते हैं बेटा। इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी, इसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन फीस, घर खरीद तो रजिस्ट्रेशन फीस, स्टैम्प ड्यूटी, अदर एक्सपेंस फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी टू द एसएससी। मतलब भाई साहब मैंने किसी से घर खरीदा तो आपको पता है जब आप सेल परचेज करते हो घर की तो स्टैम्प ड्यूटी लगती है। जब आप सेल परचेज करते हो तो स्टैम्प ड्यूटी लगती है। तो भारत सरकार क्या कह रही है? देखो जी स्टैम्प ड्यूटी आपको बताता हूँ रेवेन्यू किसका होता है? स्टेट गवर्नमेंट का। बट भारत सरकार कह रही है चलो अगर तुम स्टैम्प ड्यूटी पे करोगे तो मैं तुम्हें 80C में डिडक्शन दे दूंगी जितनी भी स्टैम्प ड्यूटी पे करो। बट कुल मिला के बात वही निकल आती है सर, 1.5 लाख से ऊपर तो कुछ हेल्प हो नहीं रही। क्या फालतू की बात है। सब्सक्रिप्शन टू सर्टेन इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स, सर्टेन इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स। इसमें ध्यान रखना अगर आप इक्विटी से डिबेंचर खरीदते हो तो 80C में आप आ सकते हैं। लॉक इन पीरियड 3 साल का होना चाहिए। क्लियर है? आइए, सब्सक्रिप्शन टू इक्विटी शेयर एंड डिबेंचर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑन एप्लीकेशन मेड बाय पब्लिक कंपनी
और सब्सक्रिप्शन बाय एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल बाय पब्लिक फाइनेंशियल इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। इसलिए आपको इतना डिटेल में जाना नहीं है। इक्विटी शेयर और डिवेंचर अगर क्वेश्चन में आ रहा हो तो 80C में डाल देना बस। सर्टेन यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। 5 ईयर टर्म डिपॉजिट, अगर आप बैंक के पास जाते हो एक इंसान है, वो गया येस बैंक के पास, उसने बोला 1,20,000 रुपये उसने डिपॉजिट कराए। सर सेविंग्स अकाउंट में किस में? बेटा एफडी करवाई। सर कितने साल की? कम से कम 5 साल, 5 ईयर्स और अबव। अगर ऐसा हुआ तो भाई साहब 80C में बेनिफिट मिल जाएगा कितने रुपए का? 1,20,000। क्या आपको क्लियर है बात? हाँ सर, हाँ बिल्कुल। यानी कि अगर आपने एफडी करवाई तो जिस भी साल में आपने एफडी करवाई है आपको उतने ही रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी। सर अगले साल फिर मिल जाएगी? भाई जमा करोगे तभी तो मिलेगी। इन्वेस्टमेंट इन टर्म डिपॉजिट, इट मीन्स एफडी, नॉट लेस देन 5 ईयर, यानी कि इट शुड बी 5 ईयर्स और अबव, एंड विच इज इन अकॉर्डिंग स्कीम फ्रेम्ड। ये सारी बातें ऐसे ही हैं, कुछ नहीं करना आपको। नोटिफाइड बॉन्ड्स ऑफ नबार्ड, अगर ये लिखा आ जाए नोटिफाइड बॉन्ड्स ऑफ नबार्ड, नोटिफाइड बॉन्ड्स ऑफ नबार्ड 80C, 5 ईयर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट। पोस्ट ऑफिस में आप देखते हो ना, पोस्ट ऑफिस आपके घर के आसपास होते हैं, अगर वहाँ पे 5 साल के लिए अगर आप पैसा जमा कराते तो आप 80C में आ जाते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, अगर आप इसमें डालते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम तो इसमें भी आप 80C में आ जाते हैं। डिपॉजिट एन अकाउंट अंडर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सर आपने जितने भी कीवर्ड्स बताया क्या वही याद करने हैं? हाँ बेटे हाँ। इसके अंदर क्या कंडीशन है तो हजारों बातें हैं बेटा, ऐसे थोड़ा ना चल पाएंगी कहानी। आपको जो जो मैंने कीवर्ड बोले हैं मोर देन इनफ मैं बता चुका हूं, जो जो बोले हैं सिर्फ वो आपको देखना है। ठीक है सर, ये क्या लिखा है ये बोल्ड में? कुछ एडिशनल अकाउंट अंडर एनपीएस समझाऊंगा ना बेटा, बोल्ड में है तो कुछ इंपॉर्टेंट ही होगा, बताएंगे बिल्कुल बताएंगे, ये आपको कुछ नहीं पढ़ना। और यहाँ आपका 80C आके खत्म होता है। तो कुल मिलाकर 80C के अंदर एक आपको LIC का ध्यान रखना है, कब 10% है कब 20% है। फिर आपको ध्यान रखना है NSE 8 था, डेफर्ड एन्युटी प्लान, LIC के एन्युटी प्लान्स, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, 5 साल की FD, पोस्ट ऑफिस के अंदर 5 साल का पैसा, उसके बाद नाबार्ड के नोटिफाइड बॉन्ड्स, उसके बाद जो भी पॉइंट्स और 4-5 मिसलेनियस है, ट्यूशन फीस 2 बच्चों की इंडिया में, यही पॉइंट्स आते हैं बेटा, बार बार यही पॉइंट पूछ लिए जाते हैं बस। ठीक है, तो आपने मोर देन इनफ करा, आपको इससे ज़्यादा और नीचे कॉन्सेप्ट की लेयर नहीं खोलनी है, इट्स नॉट वर्थ। क्लियर है? हाँ जी साहब आइए। आइए अब डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड। सर इसमें क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, आपको जो जो चीज़ें बोलूँगा याद करने को, बस आपको ये याद करना है। सबसे पहले अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हो कहाँ पर? पेंशन फंड, आपको ये नाम याद रखना है, पेंशन फंड। क्लियर है? अगर आप पेंशन फंड में जमा कराते हैं तो आप 80CCC में आ जाते हैं, इससे ज़्यादा आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना। वेयर एन असेसी बीइंग एन इंडिविजुअल, यानी कि किसके लिए है सिर्फ सर? इंडिविजुअल। इन प्रीवियस ईयर पेड और डिपॉजिटेड एनी अमाउंट out of his income chargeable to tax to keep or effect and force a contract for annuity plan of LIC of India or any other insurer for receiving pension from the fund,
एन्युटी प्लान, जैसा कि मैंने आपको क्या बोला था, देखो आपको बताता हूँ पेंशन फंड क्या होता है। हालांकि इस स्कीम के अंदर बहुत डिटेल बात नहीं करूंगा, एक जनरल आपको एक थॉट प्रोसेस देता हूँ। सर जो लोग गवर्नमेंट में जॉब करते हैं ना सर, वो हमेशा बड़ा ऐसे रहते हैं, भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जॉब खत्म होने के बाद ही पेंशन मिलेगी, पेंशन मिलेगी तो नो टेंशन। और प्राइवेट वाला कहता है यार अभी तो कमा रहा हूँ, पर यार जब 60 साल का हो जाऊंगा तब क्या करूँगा। तो LIC से कहा ना, हम है ना, LIC ने कहा हम है ना, आप हमें 1-1 लाख रुपए देते रहो। मान लो मैं अभी 30 साल का हूँ, LIC ने मुझे बोला आप हमें 1-1 लाख देते रहो। मैंने कहा अच्छा, मतलब 60 साल तक मैं इसको दे दूंगा 30 लाख। फिर उसने कहा कि उसके बाद 1 रुपया मत देना, और हम तुम्हें हर महीना 40,000 50,000 देंगे जब तक तुम जीवित हो, हर महीना। ऑब्वियसली अब देखना पड़ेगा 30 लाख दिया, आया कितना, कितने साल जीने की प्रोबेबिलिटी है, क्या है। लेकिन अब एक चीज समझो ना, अभी मैं LIC को देता जाऊंगा देता जाऊंगा देता जाऊंगा देता जाऊंगा देता जाऊंगा देता जाऊंगा देता जाऊंगा, जैसे ही मैं 60 साल का हूँगा LIC मुझे पेंशन के तौर पे महीने का 50,000 दे। तो ये होते हैं पेंशन फंड्स, नाम ही समझ रहे हो, पेंशन फंड। अभी जमा करवा दो, उसके बाद गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि भाई रिटायरमेंट का तो पैसा आता है 50-60 हज़ार रुपये महीना, तो हम देंगे ना आपको, अभी आप जमा करा दो हमारे पास कुछ पैसा। क्लियर है? आइए, एनुटी प्लान ऑफ LIC और एनी अदर फॉर रिसीविंग पेंशन फ्रॉम द फंड। तो इस लाइन को थोड़ा सा बॉक्स में कर लेना, पेंशन फ्रॉम द फंड। ही शेल बी अलाउड अ डिडक्शन इन कंप्यूटिंग इज टोटल इनकम। तो भाई साहब जितना भी आप जमा कराओगे, जितना भी अभी कॉन्ट्रीब्यूट, सर मैं आज पेंशन फंड में घुसा हूँ, 8 लाख रुपए जमा कराया, तो मुझे मिल जाएगा। मैक्सिमम डिडक्शन कितनी है साहब? 1,50,000 की। ये पढ़ोगे एक बार, डीम्ड इनकम, कई बार होता है कि इसके ऊपर से पॉइंट आ जाए, हालांकि आया नहीं है बट ऐसे ही बता रहा हूँ। वेयर एनी अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द assessee इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज डिडक्शन हैज बीन अलाउड। सर मैंने 1-1 लाख रुपए दिया और डिडक्शन मिल गई, ठीक है, credited to assessee's account is received by the assessee on account of surrender of the annuity plan in any previous year। मैंने पॉलिसी बंद कर दी, या फिर मुझे फाइनली पेंशन मिलनी स्टार्ट हुई, सच अमाउंट शुड बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द assessee। यानी कि इन फ्यूचर जब वो जो पैसा आएगा ना, जो मैंने आपको बताया रिटायरमेंट का 50,000 50,000 50,000, अब सवाल ये है क्या उस टाइम पे टैक्सेबल है? उस टाइम पर टैक्सेबल है, it will be chargeable to tax as the income of that previous year। cool सर, बड़ा हैवी चल रहा है सर। कुछ हैवी नहीं है बेटा, कीवर्ड्स बोला ना, पेंशन फंड क्यों मिल दे रहे हो, रिसीविंग पेंशन फ्रॉम द फंड, लेकिन कंट्रीब्यूशन तो अभी चलेगी, तो अभी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1.5 लाख से ऊपर तो जा नहीं सकते। कल को इस फंड से पैसा मिलेगा तो टैक्सेबल है। आपको ये इतनी भारी भरकम ये लैंग्वेज पढ़नी नहीं है बेटा, समझ रहे हो? आपका डायरेक्ट टैक्स कितने मार्क का है? 60 मार्क का। तो भाई साहब अगर आप इसके अंदर ये जो पूरी लैंग्वेज है इसके अंदर से क्वेश्चन निकालने लग गए ना, तो भाई साहब जस्टिफाई नहीं कर पाओगे आप 60 मार्क को। इतनी मेहनत हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं 60 मार्क के हिसाब से, जितना मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर है? आइए, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम। अरे सर ऊपर था पेंशन फंड, यहाँ पेंशन स्कीम, बड़ी कंफ्यूजन है। तो दूर हो गई ना बेटा, ऊपर पेंशन फंड, नीचे पेंशन स्कीम, नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे भी यही है, अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं कहाँ पर, पेंशन स्कीम में, नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आइए, अब आपकी पता है किसकी बात हो रही है? CCD1, CCD2। आइए, इसकी बात करनी है मेरे को आपसे।
CCD1 चाहे आप एम्प्लॉय हो गवर्नमेंट के या आप एम्प्लॉय हो अदर्स, लेकिन कुल मिलाकर क्या है, आप एम्प्लॉय हो। तो यानी कि एक इंसान या तो वो एम्प्लॉय है, सर अगर बिजनेसमैन है तो लिख दिया ना मैंने सेल्फ एम्प्लॉय। तो एक सो इट्स स्कोप कितना बड़ा हो गया देखो, नॉट नेसेसरीली कि आप नौकरी कर रहे हो, चाहे गवर्नमेंट में करो नौकरी, चाहे अदर्स, चाहे नौकरी नहीं कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड, आपको 80CCD1 में डिडक्शन दी जाएगी। किस चीज की? फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम, PSS पेंशन स्कीम, contribution to pension scheme, contribution to pension scheme। यहां तक बताइए, क्लियर है? अप टू, चलिए यहां तक बताइए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर? आइए आराम से पढ़ना सर, ये डिटेल में बात जाएगी। एज पर द रीस्ट्रक्चर डिफाइंड, ये सब आपको कुछ नहीं करना। To contribute 10% of their salary every month towards their pension account. A matching contribution is required to be made by the government to the center. The benefit of this scheme is also available. ठीक है। 80CCD provide deduction in respect of contribution made to pension scheme notified. Accordingly, अच्छा सीधा इस टेबल से बताता हूँ। हाँ थोड़ा सा यहाँ पे सेक्शन 80CCD1 प्रोवाइड्स फॉर अ डिडक्शन। 80CCD1 आपको डिडक्शन देता है किस बात की? फॉर द अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड बाय एम्प्लॉय। आप जो भी अमाउंट पे करते हो या डिपॉजिट करते हो बाय एम्प्लॉय, ओ माय गॉड, एम्प्लॉय इन हिज पेंशन अकाउंट, लेकिन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी। एंड दिस डिडक्शन इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल, यानी कि ऊपर तो एम्प्लॉय था, ये सेल्फ एम्प्लॉयड आ गया, कितना रिस्ट्रिक्टेड है? 20% ऑफ GTI। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, या तो आप एक इंडिविजुअल हो, या तो आप नौकरी कर रहे होगे, या तो आप अपना धंधा कर रहे होगे, या हो सकता है कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए भी है। तो जो भी आप कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम करोगे, लेकिन इसकी अपनी लिमिट हो जाएगी, मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी। क्या इसमें भी लिख सकता हूँ? मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी। सर यहाँ पे 20% क्यों? अभी आपको समझ आएगा बेटा। यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 क्यों? एक एम्प्लॉई है और मैं ये कह रहा हूँ उसकी मान लो सैलरी है 6 लाख साल की, और उसने 80CCD1 में नहीं, उसने पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करा 80,000, 6 लाख पर एनम हुआ ना ये। आइए मैं कह रहा हूँ एक इंसान है, उसकी सैलरी है 6 लाख और पेंशन स्कीम में उसने कितना इन्वेस्ट करा, तो मुझे बताइए क्या उसको 80,000 की रिडक्शन मिल जाएगी? नहीं सर, मैक्सिमम कितनी जा सकती है? 10%, तो वो तो 60,000 हुई, बट उसने 80 करी, तो मैक्सिमम कितनी मिलेगी? 60,000। एंड ऑब्वियसली आपको साथ ही साथ ये भी देखना है कि मैक्सिमम फॉर 80C 1,50,000। जैसे अगर मैं आपको ये बोलूं 60 लाख रुपए है सर किसी की सैलरी, उसने 8 लाख रुपए जमा करा है,
साल की सैलरी कितनी है? 60 lakhs. And how much they have deposited? 8 lakhs. तो मुझे बताइए CCD1 में कितना बेटर है आपका? 8 लाख या फिर 10% ऑफ 60 लाख, दैट इज 6 lakhs. ले लोगे क्या 6 लाख? सर CCD1 तो 80C के अंदर ही जाता है, तो मैक्सिमम कितना जा सकता है? 150. क्लियर है? ये लॉजिक क्लियर है? ये मैक्सिमम 10% के बाद भी आपको देखना है. हाँ जी, यहाँ तक बताइए अगर कोई दिक्कत हो तो. नहीं सर, क्लियर. आइए चलिए. अच्छा, अब CCD1 डन है आपका. अब एक चीज़ समझना, ये बेटा 80 CCD1 है, ठीक है. और ये इसमें भर गया, ये मतलब 80 CCD1 कह सकता हूँ. अगर ये भर जाए तो बेटा सरकार ने बोला है कि 80 CCD1B में घुसा देना इसको. ये अगर भर जाएगा तो ये यहाँ डलने लग जाएगा. और वो क्या है? CCD1B. मैक्सिमम 50,000. मेरे कहने का मतलब है CCD1 में 6 लाख घुसा दिया, बट आप तो सिर्फ 1.5 लाख ले सकते हो. CCD1 में अगर तुम 6 लाख भरोगे, बट 1.5 लाख के ऊपर उठा पाएगा क्या CCD1? नहीं सर, इसमें डल जाएगा, थोड़ा सारा डल जाएगा. नहीं डलेगा दोस्त, मैक्सिमम 50,000. तो इस केस में आप कह सकते हैं कि CCD1B आपको कितना, इस केस की अगर मैं बात करूं, 1.5 लाख तो आपने मान लो CCD1 में ले लिया, 1,50,000 है ना. और कितना ले सकते हो? 50,000. तो 6 लाख में से 1.5 लाख यहाँ हुआ. जब घड़ा पूरा भर गया तो यार क्लियर है? सर एक बार इधर बताना. सर सैलरी थी 6 लाख, कितना कंट्रीब्यूशन करा आपने? 80,000. तो बेसिकली इस घड़े में 80,000 डाला, बट CCD1 तो 60,000 ही कंज्यूम कर रहा है. तो ये कितना फेंक देगा इसमें से? 20,000. अरे भाई, इस घड़े में डाला तो सही तुमने, कंट्रीब्यूट तो करा, लेकिन तुम्हें 60 तक ही अलाउड है ना. तो जो 20 बच गया वो यहाँ डल जाएगा ना मेरा बेटा. मेरे कहने का मतलब है CCD अगर पेंशन स्कीम में आपने जमा करा, आपने कुछ पेंशन स्कीम में जमा करा, कुछ तो CCD1 दिला देगा. और अगर कुछ बच गया तो CCD1B में आप जा सकते हैं मैक्सिमम 50,000. ये लाइन पढ़ लो सर. और ये भी. हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं सर. अब मेरे को आपसे बात करनी है CCD2 की. आपको एक बार समराइज कर देता हूँ मैं. हमने सबसे पहले करा 80C, फिर हमने करा CCC, फिर हमने करा CCD1, फिर हमने करा CCD1B. इन 3 की टोटल मिला के बेटा लिमिट थी 1,50,000. CCD1 सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, अदर्स के एम्प्लॉय, और ये है सेल्फ एम्प्लॉयड. इन दोनों की मैक्सिमम अपने में जा सकती है 10% ऑफ सैलरी. इनकी है बेटा 20%. सैलरी नहीं हो सकती क्योंकि जॉब तो कर नहीं रहा, तो इसलिए 20% ऑफ GTI. 1B कहता है CCD1 से कुछ बाहर निकलेगा तो मैं उसको अपने घड़े में डाल लूँगा,
मैक्सिमम कितना 50,000। और अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ CCD2। CCD2 है बेटा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था, ये भी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था, ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है। मुझे बताइए सेंट्रल गवर्नमेंट भी करेगा और अदर एम्प्लॉयर भी करेगा, ये बेचारे का तो कोई एम्प्लॉयर ही नहीं है, इसलिए इनका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे अलग से आ जाता है। तो इसलिए ऊपर 10 था, नीचे भी 10 है। ऑल दो वो चेंज हो गया, बट लॉजिक समझना, नीचे भी एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है मैक्सिमम 10, तो 10 और 10 कितना हो गया 20 चला गया कंट्रीब्यूशन में, इसलिए इनको यहाँ पे 20 दिया हुआ था बेटा। क्लियर है? अब समझना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर इन द प्रीवियस ईयर टू द सेड अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय इज अलाउड एज डिडक्शन इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम। यानी कि अगर आपका एम्प्लॉयर कुछ भी कंट्रीब्यूट करता है, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर एनी अदर एम्प्लॉयर, इज अलाउड एज डिडक्शन। द एंटायर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वुड बी इंक्लूडेड इन सैलरी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन। मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे नाम पे कंट्रीब्यूट करा, तो सबसे पहले इसको इनकम तो मानूंगा ना सर। भाई मेरी 10 लाख रुपए की सैलरी है, ठीक है, और 10 लाख में से 1 लाख मेरा कंट्रीब्यूशन माइनस हो जाता है और 1 लाख एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन मेरे इसके अंदर ही है। मतलब इसको मैं ऐसे बोलता हूँ, एक बात बताओ ना, आप मेरे एम्प्लॉय हो, मैं आपको 6 लाख दे रहा हूँ और आप ही के नाम पे कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, आप ही के नाम पर, तो क्या वो जो कंट्रीब्यूशन है वो आपकी इनकम नहीं है? है सर, है। तो ये आपकी सैलरी मानी जाएगी, लेकिन उसके बाद आपको डिडक्शन मिल जाएगी। 80 CCD2 वुड बी 14% ऑफ सैलरी। सर आप तो 10% कह रहे थे बेटा, ये चेंज हो गया, और 10% ऑफ सैलरी बाय एनी अदर एम्प्लॉयर। कोई दिक्कत? एट्टी CCD2 में तो मैं सब किसकी बात कर रहा हूँ? सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर, यानी कि एम्प्लॉय जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है या एम्प्लॉय जो अदर है। तो सबसे पहले तो दोनों के एम्प्लॉयर ने जो भी जमा करा होगा, सबसे पहले तो सैलरी में जुड़ेगा, उसके बाद जाके इन्हें डिडक्शन मिलेगी। कितनी डिडक्शन मिलेगी? 14% ऑफ सैलरी। और यहाँ कितनी डिडक्शन मिलेगी? 10% ऑफ सैलरी। क्लियर है? द अमाउंट स्टैंडिंग क्रेडिट, आप इसको रीड कर लेंगे, ये नोट्स आप इसको रीड कर लोगे और CCE आपका डन है। ये सारी बातें आपको आती हैं बेटा, ये समराइज्ड बना हुआ है, CCD1 CCD1B2 ये बात, और ये इलस्ट्रेशन भी आपकी आराम से हो जाएगी बेटा, बच्चों के तरीके से हो जाएगी। बाएं हाथ का खेल है अब आपका ये करना। सर ये तो बहुत भारी थे सेक्शन। हाँ बेटे बड़े सेक्शन तो हैं, बट कोई बात नहीं। एक चीज़ में ध्यान रख लेना, 80 CCD प्रोवाइड्स डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टू द पेंशन स्कीम। जैसे कि मैंने आपको बताया था पेंशन स्कीम है। इन एक्सेस ऑफ पावर कन्फर्ड 87 द सेंट्रल नोटिफाइड अटल पेंशन योजना एज अ पेंशन स्कीम। तो अगर आपको ये पता होना चाहिए, अटल पेंशन योजना बहुत नाम यूज़ होता है सर जनरली, तो वही आपकी पेंशन स्कीम है बेटा। क्लियर है? तो डन है। और ये वाली बात क्या है बेटा, एक चीज़ समझना, न्यू पेंशन स्कीम के अंदर ना यही है जो भी हम पेंशन स्कीम कर रहे थे, इसमें ना 2 बाइफर्केशन है, टीयर 1 टीयर 2। टीयर 1 जो है वो 80 CCD1 में चला जाता है। टीयर 2 जो कि उतना रियल कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाता, टीयर 2 कहाँ चला जाता है? 80C के अंदर। आइए पढ़ते हैं। Contribution by central government employee to additional account under NPS referred to in 80 CCD for a fixed period of not less than 3 years and in which in accordance with the scheme framed
क्वालिफाइज फॉर डिडक्शन अंडर 80C। तो आपको क्या बात ध्यान रखनी है, कंट्रीब्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, किस में, एडिशनल अकाउंट, कहाँ पर, नोटिफाइड पेंशन स्कीम, वो जो पेंशन स्कीम अभी हमने करी है, रेफर टू एन 80CCD फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 ईयर, कम से कम 3 साल तक, ठीक है। तो उसकी डिडक्शन आपको कहाँ मिल गई, 80C। इट मे बी नोटेड दैट ओनली द कंट्रीब्यूशन टू द एडिशनल अकाउंट विल क्वालिफाई फॉर डिडक्शन। देयर आर 2 टाइप ऑफ NPS, Tier 1 and Tier 2, to which an individual can contribute. Section 80 CCD provides deduction in respect of contribution to individual pension scheme. CCD 1 provides deduction. CCD अभी जो करके आए, contribution to individual pension account Tier 1, ठीक है। तो CCD में जो contribute हो रहा था वो Tier 1 था, और Tier 2 जो है is additional account under NPS, contribution to which would qualify as deduction 80C only in the hands of central government employees। theoretical बात है, अगर एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय Tier 2 में डालता है तो उसको 80C में डिडक्शन मिलती है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। और बच्चे, आज की क्लास मुझे यहीं तक रखनी है, अभी एक क्लास और लग जाएगी। सो आई एम सॉरी, मुझे पता है आपको उम्मीदें थी कि पूरा का पूरा ख़त्म होगा, बट नहीं, थोड़ा सा काफ़ी टाइम लगा समझाने में चीज़ों को। तो नेक्स्ट क्लास में बेटा इसको ख़त्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।